देखो क्लास 10th का साइंस का ये वाला जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, पेपर में इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखो हम पढ़ो, हाँ सुनो ध्यान से। ये कहता है कि फोसिल्स क्या होते हैं, मतलब जीवाश्म किसे कहते हैं। फोसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब होता है लुप्त प्रजाति। तो जो प्रजातियां लुप्त हो चुकी है ना इस धरती से, उनके जो रिमेन्स है यानी उनके जो बचे हुए अवशेष है, हड्डियां हैं, मरे हुए जो अवशेष हैं, उनको फोसिल्स यानी जीवाश्म कहते हैं। नोवा लेसन है ना हमारे साइंस का, उसके अंदर जीवाश्म पूछा गया है, फोसिल्स क्या होते हैं। तो जो जीव जंतु पहले जिंदा थे और अब वो मर चुके हैं ना, तो उनके अवशेषों को फोसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। समझ में आ गया। तो हमारे को एक जीवाश्म का नाम भी याद रखना है जो पेपर में पूछा जाता है। तो वो कौन सा जीवाश्म है ना जो ये बताता है कि जो पक्षियों का विकास ना सरीसृपों से हुआ है, सांपों से हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है, तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियूप्टेरिक्स ये है वो, ठीक है। देखो इधर ये चित्र जो है ना, इसके अंदर ना जीवों के अवशेष दिखाए हुए हैं। जैसे ये हमें ना फोसिल्स लिखा हुआ है, ये डायनासोर की खोपड़ी है, तो इसको राजासोरस भी कहते हैं। तो इसी तरीके से ये और भी दे रखे हैं। ये सारे ना हमें ना जीवों के अवशेष मिले हैं जो चट्टानों में मिट्टी में दब गए थे, और दबने के बाद इनको हमने जब खोद के निकाला तो इनके अवशेष मिले हैं। तो इसमें ना हम कार्बन 14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके हम इनकी उम्र का पता लगाते हैं, तो इन्हें फोसिल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म है, इस जीवाश्म की खोज से ये बात की पुष्टि हुई है कि जितने भी हमारे पक्षी हैं ना, बर्ड्स, इनका विकास ना सरीसृपों से हुआ है, ठीक है, यानी रेप्टाइल से हुआ है। सरीसृप मतलब रेप्टाइल से हुआ है। अगला प्रश्न है कि जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, लिंग गुणसूत्र, डिसाइड द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वही एक ना जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। वेयरएज जबकि जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, डिसाइड द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, और वो जो होते हैं ना दूसरे वाले ऑटोसोम्स, ये हमारे फोनोटाइपिक एक्सप्रेशन को डिसाइड करते हैं। अब जैसे एक जीव से उसके दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है ना, जब एक प्राणी से दूसरे प्राणी का जन्म होता है, माता पिता से जब संतति का जन्म होता है, तो एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। तो मेल जो होता है ना, इसके पास 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें से 22 जोड़े दोनों में सेम होते हैं, उस 22 जोड़ों को बोलते हैं ऑटोसोम। और एक जोड़ा अलग होता है जो कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होती है, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम हो ना, ये लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। जैसे XX मिलती है तो लड़की और XY मिलता है तो लड़का। और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, ये 22 जोड़े क्या डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि फोनोटाइपिक एक्सप्रेशन, यानी ये ना जीव जंतुओं के शरीर की संरचना का विकास करते हैं, ठीक है। पेपर में आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला होता है, याद करना है, इसे बड़े T से लिखते हैं, टेस्ला। फिर आता है कि जैसे करंट का SI मात्रक क्या होता है, तो करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है वोल्ट, ठीक है। फिर आता है कि रेसिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, वो होता है ओम। फिर ऐसी आता है कि मतलब एक होता है वैद्युत प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी का SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक ओम मीटर है, ये सब याद रखना है, ठीक है। फिर आता है जैसे पावर का SI मात्रक क्या है, तो वाट है, पावर यानी शक्ति का SI मात्रक वाट है। फिर आता है हीट का या एनर्जी का SI मात्रक क्या है, तो वो जूल है, ठीक है। वर्क का SI मात्रक क्या है, जूल है। चार्ज का SI मात्रक क्या है, कूलोम है, ठीक है, कूलाम है, ठीक है। अगला प्रश्न जैसे पेपर में आता है ना कि जो सोलिनोइड होता है किसे कहते हैं, यानी परिनालिका किसे कहते हैं। पास लिपटे तांबे की अनेक फेर वाली कुंडली को ना सोलिनोइड ऐसे परिनालिका कहते हैं। और जो सोलिनोइड होता है ना, इसका पेपर में आता है, इसका यूज़ किस काम में किया जाता है, मतलब इसके क्या यूज़ है।
तो हमें याद रखना है इसका सोलेनोइड का जो इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी के बीच में ना अगर हम एक नरम लोहा रख देते हैं ना, सॉफ्ट आयरन, तो वो नरम लोहा लगा के जब हम यहाँ से करंट को ऑन करते हैं ना, तो करंट ऑन करने के बाद ये जो नरम लोहा होता है ना, ये मैग्नेट जैसा व्यवहार करता है। और ध्यान रहे कि ये जो मैग्नेट होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, ठीक है। अगला पेपर में आता है जैसे ईस्टर। ईस्टर क्या होता है और ये कैसे बनता है? ईस्टर जो होता है एस्टरिफिकेशन से बनता है। और ईस्टर बनता कैसे, ये पेपर में आता है पूछने को। ईस्टर का फार्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये हमारा ना इथेनोइक एसिड होता है जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। इस इथेनोइक एसिड को जब हम इथेनॉल के साथ क्रिया करते हैं और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, तो जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को एक प्रणाली में मिलाने के बाद हम उसको गर्म करके थोड़ा बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की मिला देते हैं, तो ये आपका ना दोनों मिक्स होकर ईस्टर बनाता है। और ईस्टर जो होता है इसकी स्मेल ना फ्रूटी स्मेल होती है और इससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं और आगे जाके ये साबुन भी बनाए जाते हैं। तो इसीलिए ना इसको एस्टिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। एस्टर का फार्मूला पेपर में आता है, तो याद रखना है CH3COOCH2CH3। तो एस्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में या फ्लेवरिंग एजेंट में किया जाता है। मिठाई की दुकान वाले ना मिठाई में सुगंध लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सेंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम ना ईस्टर में दोबारा अगर हम एस्टर को दोबारा कोई बेस मिला दें ना, तो ये दोबारा इसके अंदर ना ये वापस बन जाता है और उस प्रोसेस को फिर सेपोनिफिकेशन साबुनीकरण कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये हमारा ना एस्टर है जिसका फॉर्मूला याद करना है CH3COOC2H5। इसको C2H5 भी कह सकते हैं। अगर इसको ना हम किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्केली के साथ मिला देते हैं तो आपका ना इथेनॉल वापस बन जाता है और ये आपका सोडियम एसीटेट बन जाता है। और इसी का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। इसी रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन साबुनीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो एक एस्टरिफिकेशन भी याद करना था साथ में और एक सेपोनिफिकेशन, दोनों याद करना था, ठीक है। अब देखो एस्टिफिकेशन में समझ रहा हूँ कि समझ में आ गया ना। अगला पेपर में आता है जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, यानी गंधी सूचक किसे कहते हैं। देखो एक तुम्हें ये पता होगा ना कि जो अम्ल या बेस कोई चीज़ एसिड है या बेस है, इसको पता लगाने के लिए हम ना यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं या लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो सुना होगा ना कि लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। फिर लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में मिलाते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि जो एसिड में अगर हम लिटमस पेपर मिलाते हैं तो ये ना ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। एसिड क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कलर में चेंज करते हैं। और वही अगर कोई बेस लोगे तो बेस क्या करते हैं, बेस ना उल्टा करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही ये तो कलर से पता लगा लिया, इसमें कलर चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ मान लो अंधे बच्चे हैं, तो उन अंधे बच्चों को कैसे पता चलेगा, वो तो देख नहीं सकते। तो उनके लिए होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधी सूचक। अब गंधी सूचक क्या करते हैं ना, इनको गंध से पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है वेनिला एसेंस, एक होता है वेनिला एसेंस, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो जब इसको एसिड में मिलाएंगे ना तो इसमें से स्मेल आती रहेगी। तो इसका मतलब जो चीज़ों की हमें टेस्ट करना है कि ये चीज़ एसिड है, तो उसकी कुछ बूंदे अगर हम वेनिला एसेंस के साथ मिला दें तो उसका अगर स्मेल आ रहा है तो वो एसिड है, अगर स्मेल नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। फिर पेपर में आता है कि जैसे एक किताब में ना एक ऐसे बीज बना हुआ है, ठीक है, अभी दिखाते हैं। देखो पेपर में ना एक ऐसे डायग्राम आने वाला है। इस पेपर में जैसे ये डायग्राम आएगा तो पेपर में जैसे पहला प्रश्न है कि ये चित्र किस चीज़ का है। तो ये चित्र है आपका बंगाल ग्राम, यानी ये बंगाल के चने का चित्र है, ठीक है। फिर इसके अंदर ना ये पूछता है कि इसमें ये जो दो बीज हैं इसे दो पत्र हैं, ये देखो इस तरफ एक इस तरफ, इस दो पत्र को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं कोटिल्डन। इसी के अंदर ना फूड स्टोर यानी भोजन का भंडारण होता है। फिर एक आता है जैसे ये ऊपर की ओर निकला हुआ है, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है प्ल्यूम्यूल। इसे हिंदी में पररोह कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पररोह, इसे पररोह कहते हैं, प्ल्यूम्यूल। ये लिखा है फ्यूचर शूट, ये आगे जाके फ्यूचर में कोई तना बनेगा, पौधा बनेगा। और नीचे देखोगे ना सबसे नीचे, तो यहाँ पे लिखा है रेडिकल, इसे बोलते हैं मूलांकुर।
मूलांकुर जो होता है ये फ्यूचर में क्या बनेगा, तो रूट, जड़ बनेगा ये फ्यूचर में। तो हमें इतना याद करना था, ठीक है। तो प्लूम्यूल मैंने बताया था, परांकुर ये फ्यूचर में क्या बनता है, शूट, यानी ये पूरा पौधा बनेगा। और कोटिल्डन बताया था, इसके अंदर फूड स्टोर, भोजन जमा रहता है। फिर मैंने अभी रेडिकल बताया, मूलांकुर ये फ्यूचर में रूट बनता है, जड़ बनता है। समझ में आ गया था। वो मैंने अभी जो बताया इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अगला है, पेपर में आता है जैसे स्टेमन और कार्पल या पिस्टल, इसके चित्र के बारे में पूछ लेता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें ना पुलिंग मतलब पुकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है। एक फूल होता है, उस फूल में ना एक स्टेमन पुकेसर होता है और एक पिस्टल यानी स्त्रीकेसर दोनों होता है। तो ऐसे फूल जिसके अंदर ना स्टेमन और पिस्टल दोनों, मेल और फीमेल दोनों, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं उसे, द्विलिंगी पुष्प। और जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं ना, उनमें ना मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अब जो मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ऐसे पौधों का नाम पूछा जाता है पेपर में, तो उस पौधे का नाम हो जाता है हिबिस्कस। क्या होता है, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल होता है। इसके अलावा मस्टर्ड भी याद रखना है, सरसों। तो सरसों का फूल और जो गुड़हल का फूल होता है ना, ये दोनों द्विलिंगी फूल होते हैं। इनके अंदर ना मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं गुड़हल का फूल दिखाता हूँ। देखो ये हमारा हिबिस्कस का फूल है, यानी बाय क्या बोला था मैंने, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल। इसमें जो बीचों बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये मोटा वाला और ये ऊपर जा रहा है ऐसे, इसको पिस्टिल कहते हैं, यानी स्त्रीकेसर। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, फिर बीच में आपको मिलेगा स्टाइल और सबसे नीचे मिलेगा ओवेरी। समझ में आ गया। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, और ये होता है आपका अंडाशय। अंडाशय जो होता है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको बीजांड मिल जाते हैं, ठीक है, यानी अंडे मिल जाते हैं, ओव्यूल। इसमें जो बगल में इतने सारे दिख रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे लिखा है स्टेमन यानी पुकेसर। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट यानी तंतु, एक होता है एंथर यानी परागकोश। इसी एंथर पे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, जब ये उड़कर ना यहाँ चले जाते हैं ना स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागण। जब ना ये परागकण उड़कर यहाँ आ जाते हैं ना, वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और यहाँ पे ना आके किसी दूसरे फूल पे चले जाते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ये भी ध्यान रखना है। फिर ये जो पेटल होता है, ये पंखुड़ी कहते हैं इसे, और जो ये सेपल होता है ना, इसे बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल का कलर पूछा जाता है तो हरा है, पेटल का रंग पूछा जाए तो वो कई कलर का हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मेन चीज़ पिस्टल याद करना था। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और यहाँ पे स्टेमन यानी पुकेसर याद करना था, एंथर और फिलामेंट, यानी ये एंथर बोलते हैं परागकोश और इसको बोलते हैं तंतु। परागकोश जो होते हैं, इन्हीं पे छोटे छोटे पाए जाते हैं परागकण, पोलन ग्रेन। अब देखो ये कह रहा है कि जो मानव शरीर होते हैं उसमें कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो याद रहे 23 पेयर होते हैं। अगर पूछेगा कितने रहे तो 46, अगर पेयर में पूछेगा तो 23 उत्तर है। अब 23 में भी 2 होते हैं, एक होते हैं 22 पेयर एक जैसे, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। और एक पेयर जो होता है ना, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो होता है सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। वो मेल में क्या होता है XY और फीमेल में XX, ये ध्यान रखना है। फिर ओम का लो पूछ लेता है पेपर में और फार्मूला, तो V बराबर IR, ये जो ओम के लो से ही आया है। ये बताता है ओम का लो कि किसी भी चालक में बहने वाला विभवांतर और विद्युत धारा, ये दोनों एक दूसरे के मतलब समानुपाती होते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन ए कंडक्टर। फिर फॉर्मूला याद करना है, R बराबर 2F। ये जो R होता है ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ना फोकल लेंथ का डबल होता है। वो जो लेंस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, लेंस वाला या मिरर वाला, तो मिरर वाले में पढ़ा होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का डबल होती है। ये फार्मूला याद रखना है। फिर पेपर में आता है कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर, इसके मिश्र धातु का नाम बताना है, तो उसका नाम है ब्रोंज, ठीक है। पेपर में आता है कि तांबे के मिश्र धातु का क्या नाम है, तो उसका नाम है ब्रोंज, ठीक है। फिर पेपर में आता है कि जो सोल्डर होते हैं, सोल्डर जिसके अंदर हम टाँके लगाते हैं, ये सोल्डर मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके लिए टीन और लेड को मिलाया जाता है। ऑप्शन में आपको टीन की जगह SN लिखा होगा, SN को टीन से डिनोट करते हैं और लेड को PB से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जब मिलाते हैं
तो ये सोल्डरिंग के काम आता है, यानी जो तार टूट जाते हैं उनको जोड़ने के काम आता है। क्यों आता है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। तो क्योंकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर में आता है कि जैसे एल्युमिनियम के मिश्र धातु का एक नाम बताना है, तो उसका नाम है डुरेलुमीन, ठीक है, डुरेलुमीन याद करना है। फिर पेपर में आता है कि जो स्टेनलेस स्टील है ये किसकी मिश्र धातु है, तो ये आयरन की मिश्र धातु है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, एलॉय है यानी। तो स्टेनलेस स्टील होता है, इस पर जंग नहीं लगता है, इसमें आयरन मिलाया जाता है, इसके साथ निकोल भी मतलब निक्रोम का तार मिलाया जाता है या क्रोमियम का तार मिलाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, निक्रोम का तार, क्रोमियम का तार, आयरन का तार, इनको मिलाकर बनाया जाता है इस स्टेनलेस स्टील। पेपर में आपको आएगा ब्रास किससे बनाया जाता है, तो आपको कमेंट में बताना है कि जो ब्रास होता है ये किसको मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। फिर पेपर में आता है कि जो अमीबा होता है इसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो इसमें ना बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी अमीबा में किस तरीके का जनन होता है, तो इसके अंदर द्विखंडन होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन। पेपर में आता है मल्टीपल फ्यूजन, फिर किस में होता है, तो वो होता है आपका प्लाज्मोडियम में, ठीक है। मलेरिया परजीवी एक मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है। और पेपर में आएगा कि बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, तो अमीबा में लगाना है। अमीबा के अलावा पैरामीशियम में भी बाइनरी फ्यूजन होता है। फिर पेपर में आएगा जैसे बडिंग किस में होता है, यानी मुकुलन, तो मुकुलन यीस्ट में होता है, ठीक है, बडिंग यीस्ट में होता है। इसके अलावा बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। फिर पेपर में आता है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन किस में होता है, तो रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, ठीक है, प्लेनेरिया में होता है। फिर पेपर में आता है कि स्पायरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि स्पायरोगायरा में किस तरीके का जनन होता है, ठीक है। तो एक पर्सन बताना है कमेंट में कि ब्रास जो है ये किस दो चीज़ों को मिलाने से बनता है, और बताना है कि जो स्पायरोगायरा होता है इसमें किस तरीके का जनन होता है, ठीक है। तो ये दो आपको बताना है। फिर पेपर में आता है कि जैसे कोई मेटल है, उस मेटल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। फिर है कि जो अगर डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, यानी जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स यानी अपघटक। हमारे पर्यावरण में जो कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। हम जो कचरा गिराते हैं जैसे केले का छिलका, फल, सब्जियां, तो ये डिकम्पोजिशर्स क्या करते हैं, उनको खा के पर्यावरण में मिट्टी मिला देते हैं, इससे पर्यावरण साफ सुथरा हो जाता है पहले जैसा। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, तो कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, हमारे इन्वायरमेंट को क्लियर करते हैं या क्लीन करते हैं, बाय डिकम्पोजिंग और कंज्यूमिंग द डेड रिमेन ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे अन्य प्राणियों के जो मरे हुए अवशेष होते हैं उनको खा के पर्यावरण को साफ सुथरा करते हैं, इन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है।